everyone and welcome back to the channel. Today we are dealing with the most confusing topic which students find because this has a lot of information to be learned and a lot of content to be memorized, and this is actually a little difficult topic. So I have divided this topic into three parts. Okay, the first part is going to be understanding the NCERT very comprehensively. So we're going to go line by line. We're going to understand each line of the NCERT. In the second part, we're going to understand the entire gist of the story and the topic. Basically, I'm going to present you a story of this topic. Okay, through the story, it's going to be very easy to understand. Main gist I'm going to give you in the second part. In the third part, we're going to get a short summary of the entire topic through flowcharts and mind maps. Since this video can go a little long, its duration can go a little long, so we're also going to keep this video into three parts. Now this is the part 1 of the video which you are seeing, and gradually you'll also find the second and the third part on the channel only. So let's start with the first part. Politics since 1948. So हमने ये तो देख लिया था कि मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला of the National Conference Party became the Prime Minister of the state. So as soon as he became the Prime Minister, he basically introduced some land reforms and other policies which benefited ordinary people. मतलब जैसे ही शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो कुछ लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं. मतलब जो लैंड थी इट वाज टेकन फ्रॉम बिग लैंडलॉर्ड्स, और बड़े लैंडलॉर्ड से लैंड लेकर उन्होंने पुअर फार्मर्स को वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी थी. इसके अलावा भी कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी विच अल्टीमेटली बेनिफिटेड द ऑर्डिनरी पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द मासेस. ठीक है, सो यहाँ पे द की आइडिया इज़ कि जो शेख अब्दुल्ला है उन्होंने अपने आप को एज ए लीडर ऑफ कॉमन पीपल रिप्रेजेंट किया. बट देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट हिज पोजिशन ऑन कश्मीर स्टेटस. तो कश्मीर के स्टेटस पे उन्होंने जो पोजीशन अपना जो आइडिया रखा था उसकी वजह से हमें यह देखने को मिलता है शेख अब्दुल्ला और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस, ग्रोइंग डिफरेंस. बेसिकली 1953 में शेख अब्दुल्ला को सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देती है. बट उससे पहले आप ये समझो कि शेख अब्दुल्ला जो है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, उनके डिफरेंट व्यूज़ थे. उनका डिसएग्रीमेंट हमें देखने को मिला था कश्मीर के स्टेटस पे या फिर कितनी ऑटोनॉमी कश्मीर को मिलनी चाहिए. बिकॉज शेख अब्दुल्ला को तो और ऑटोनॉमी चाहिए थी, वेराज जो सेंटर था उनको कश्मीर का एक स्ट्रॉन्गर इंटीग्रेशन चाहिए था विद इंडिया. तो यहाँ पे हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है शेख अब्दुल्ला और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जिसकी वजह से 1953 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लेती है एंड उनको रिमूव कर देती है फ्रॉम पावर. ही वॉज केप्ट इन डिटेंशन मतलब कि एक प्रिजन लाइक कस्टडी फॉर मेनी ईयर्स. ठीक है, सो 1953 अब आपने याद रखना है. 1948 में ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड 1953 में ही वॉज डिसमिस्ड, ही वॉज केप्ट इन डिटेंशन. फिर जो लीडरशिप है जो उनके बाद आई, दैट लीडरशिप डिड नॉट एन्जॉय उतना पॉपुलर सपोर्ट, या फिर वो इतनी एफिशिएंटली स्टेट को रूल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द सेंटर. बेसिकली क्या होता है कि जो शेख अब्दुल्ला को जब रिमूव किया जाता है तो और नए लीडर्स आते हैं पावर में, बट उनको लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो पावर में सिर्फ इस वजह से रहते हैं बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है. उनको पावर ही सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, लोगों से नहीं मिल रही. एंड ऑल्सो काफ़ी लोगों को लगा था कि जो इलेक्शंस थे ये फेयर नहीं थे. उन्होंने एलिगेशंस लगाई माल प्रैक्टिसेस की. माल प्रैक्टिसेस मतलब कि रॉन्ग प्रैक्टिस हुई थी इलेक्शंस में. रिगिंग मतलब कि चीटिंग हुई थी टू विन इलेक्शंस. तो ऐसे सीरियस एलिगेशंस भी लगे थे. इसके अलावा 1953 से 1974 के बीच में जो कांग्रेस पार्टी है, इट हैड एक्सरसाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स. Even if it was not directly ruling, it controlled political decisions of the state. यहाँ पर हम एक ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक टूटी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि यहाँ पे शेख अब्दुल्ला नहीं थे एंड पॉपुलैरिटी शेख अब्दुल्ला के पास थी. क्लियर? और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी,
बट व्हेन ही वाज रिमूव्ड तो पार्टी जो थी वो कंटिन्यू तो कर रही थी बट उनके बिना कंटिन्यू कर रही थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वीकेंड वर्जन था उसको हम ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं। एंड ये पावर में किस वजह से थी? जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, एक्टिव सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस। लेटर बाद में ये मर्ज आती है कांग्रेस के साथ। सो कांग्रेस जो है और ज़्यादा कंट्रोल कर पाती है जम्मू एंड कश्मीर को। सो thus the Congress gained direct control over the government in the state and brought about the changes. अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मर्ज जाती है, कांग्रेस को एक मौका मिल जाता है टू डायरेक्टली कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को, थ्रू विच इट मेड सेवरल पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। राइट, सो अब आपको इतना तो समझ में आया होगा कि चल क्या रहा है अभी। इतने में एक सेवरल अटेम्प्ट्स वर देयर टू रीच एन अग्रीमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला तो डिटेंशन में ही थे। सो यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स किए गए थे दे वर टू मेक पीस बिटवीन द शेख अब्दुल्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे वांटेड टू बेसिकली रीच अ पॉलिटिकल अग्रीमेंट। ओके, अब एक चेंज होता है इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर 1965 में, जिसके थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर होता था स्टेट का उसको हमने डेजिग्नेट कर दिया चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है ये 1965 में हुआ है, जिसके थ्रू पहले क्या होता था कि जो हेड होता है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट का उसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, बट आफ्टर 1965 द टाइटल बिकेम चीफ मिनिस्टर विच मेड जम्मू एंड कश्मीर मोर सिमिलर टू अदर इंडियन स्टेट्स। और इसके अकॉर्डिंगली जब टाइटल चेंज हुआ तो गुलाम मोहम्मद सादिक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? गुलाम मोहम्मद सादिक, एंड ही वाज फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? सो अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या होता है, 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक अग्रीमेंट होता है एंड शेख अब्दुल्ला जो है पावर में वापस आ जाते हैं, ही रिटर्न टू पावर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर अगैन। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनकी पार्टी थी उसको रीस्टार्ट किया, उसको रिवाइव करा एंड जो 1977 के इलेक्शंस होते हैं उसमें उनकी पार्टी जो है मेजॉरिटी से जीतती है, विच शोड दैट ही स्टिल हैड पॉपुलर सपोर्ट। तो शेख अब्दुल्ला ही डाइड इन 1982 और जो लीडरशिप थी वो पास हो गई उनकी बेटे को फारूक अब्दुल्ला, जो कि चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, बट ही वॉज सून डिसमिस्ड by the governor. He was removed from power by the governor and basically a breakaway faction of his party came to power for a short period of time, which basically increased the political instability. Now this dismissal of Farooq Abdullah's government because of the intervention of the center generated a feeling of resentment in Kashmir. है ना? सो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है इनकी पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट यानी कि एंगर, डिससेटिस्फैक्शन में देखने को मिला अमंग द कश्मीरीज़। सो जो कॉन्फिडेंस था कि कश्मीरी को जो डेवलप हुआ था डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आफ्टर इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला, वहाँ पे हमें एक सेटबैक देखने को मिला, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि सेंटर जो है बार बार इस अपनी स्टेट की उनकी स्टेट की पॉलिटिक्स में इंटरवीन कर रही है एंड द फर्दर स्ट्रेंथन व्हेन द, और ये चीज़ ये जो फीलिंग थी फर्दर स्ट्रेंथन हो गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 1986 में अग्री करती है टू हैव एन इलेक्टोरल अलायंस विद द कांग्रेस, द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर। तो 1974 का अकॉर्ड जो होता है पीपल को वापस डेमोक्रेसी में ट्रस्ट आने लगा था, बट जब फारूक डिसमिस होता है ये ट्रस्ट शेकन हो जाता है, पीपल को लगता है, लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी का अच्छे से काम नहीं कर रही है। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फॉर्म करती है एक अलायंस विद कांग्रेस, और क्योंकि कांग्रेस सेंटर पे रूल कर रही थी तो लोगों को लग रहा था कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो अब सेंटर के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, सो इसकी वजह से जो डिस्ट्रस्ट है वो इंक्रीज जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं विच इज़ इंसर्जेंसी एंड आफ्टर। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, 1987 के टाइम में ऑलरेडी लोगों के मन में एंगर था, मिसट्रस्ट था, रिजेंटमेंट था, एंड इसी सिचुएशन में 1987 के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, सो जो ऑफिशियल रिजल्ट्स थे वो एक मैसिव विक्ट्री दिखाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की अलायंस की, जहाँ पे फारूक अब्दुल्ला जो एज अ चीफ मिनिस्टर रिटर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिजल्ट्स। ठीक है, जो अलायंस होता है एनसी और कांग्रेस का, बड़ी विक्ट्री इनको मिलती है और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बट इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रिजल्ट्स डिड नॉट रिफ्लेक्ट पॉपुलर चॉइस एंड दैट द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस वॉज रिग्ड।
बट जो लोग होते हैं उनको लगता है कि जो इलेक्शंस थे वो फेयर मैनर में कंडक्ट नहीं किए गए थे, इलेक्शन जो थे वो रिग्ड थे, क्योंकि रिजल्ट जो आया है, जो बिग विक्ट्री आई है, दैट बेसिकली डिड नॉट रिफ्लेक्ट पीपल चॉइस. सो दिस बिकेम द टर्निंग पॉइंट. A popular resentment had already been brewing in the state against the inefficient administration since early 1980s. मतलब 1980 से ही जो लोग थे वो ऑलरेडी अनहैप्पी थे बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, पुअर गवर्नमेंट, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन. सो जो एंगर था ये ऑलरेडी बिल्डअप होते जा रहा था, और अब तो लोगों को लग रहा था कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है. और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जो सेंटर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही थी, जिसकी वजह से पब्लिक एंगर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था. एंड ऑल ऑफ दिस ऑल्सो लेड टू अ पॉलिटिकल क्राइसिस, जिसकी वजह से मिलिटेंस यानी कि आर्म्ड रेबिलियन हमें देखने को मिलती है. एंड ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई. अब 1980 में जो स्टेट है, इट हैड कम इन द ग्रिप ऑफ अ मिलिटेंट मूवमेंट मोबिलाइज अराउंड द कॉज ऑफ अ सेपरेट कश्मीरी नेशन. 1989 में मिलिटेंसी पूरे स्टेट में स्प्रेड हो जाती है. एंड जो मिलिटेंट्स होते हैं एक सेपरेट कश्मीर नेशन चाहते हैं. जो इंसर्जेंट्स होते हैं उनको मॉरल सपोर्ट मिलता है, मटीरियल सपोर्ट मिलता है और मिलिट्री सपोर्ट मिलता है फ्रॉम पाकिस्तान. इनको मॉरल सपोर्ट मिलता है, मतलब कि इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, करते रहो, अपने एक सेपरेट कश्मीर की डिमांड करो. ये कौन दे रहे हैं? पाकिस्तान, याद रखना. मटेरियल सपोर्ट मिलता है. मटेरियल सपोर्ट मतलब जो मनी हो गए, जो वेपन्स हो गए, पाकिस्तान सप्लाई करता है. मिलिट्री सपोर्ट मतलब कि ट्रेनिंग करना, हेल्प करना. तो ऑल ऑफ दिस सपोर्ट इन मिलिटेंट्स को मिल रहा है पाकिस्तान से. एंड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स जो स्टेट था वहाँ पे कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आई थी, क्योंकि जो स्टेट था वो प्रेसिडेंट्स रूल में चल रहा था. आर्मी जो थी वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी. अभी जो असेंबली इलेक्शंस थे वो कंडक्ट नहीं हो पाए इन वायलेंस की वजह से. तो इलेक्शंस अब 1996 में होते हैं. 1996 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी वो जीतती है, फारूक अब्दुल्ला सीएम बनते हैं. एंड ही डिमांड्स रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर. अब 2002 के जो इलेक्शंस होते हैं, इन इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो हार जाती है. एंड एक नई गवर्नमेंट बनती है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस का कोलिशन. क्लियर. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 2002 एंड बियॉन्ड. सो कोलिशन एग्रीमेंट के हिसाब से जो मुफ्ती मोहम्मद थी वो इस गवर्नमेंट को हेड करती है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, क्योंकि 5 साल का टर्म होता है. तो पहले 3 ईयर्स तो मुफ्ती मोहम्मद एंड फिर गुलाम नबी आज़ाद INC के हेड करते हैं, जो कि अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, जो कि इम्पोज कर दिया जाता है जुलाई 2008 में. अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होने होते हैं वो होते हैं नवंबर-दिसंबर 2008 में. और जो बाकी कोलिशन पार्टी होती है, जो दूसरी होती है जिसमें NC और INC होता है, वो पावर में आती है, विच इज़ हेडेड बाय उमर अब्दुल्ला इन 2009. लेकिन स्टेट वापस से डिस्टर्बेंसेस होती है, और ये डिस्टर्बेंसेस जो थी इट वाज लेड बाय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस. 2014 में स्टेट वेंट इनटू अनदर इलेक्शन जहाँ पे हमें हाईएस्ट वोटर्स टर्नआउट, मतलब कि बहुत मैक्सिमम लोगों ने वोट किया था 25 सालों में. एंड कॉन्सिक्वेंटली एक कोलिशन गवर्नमेंट आती है जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सैयद PDP केम इनटू पावर, BJP एज इट्स पार्टनर. इसके अलावा जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद डाइड, इनकी जो डॉटर है महबूबा मुफ्ती, वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनती है अप्रैल 2016 में. एंड इनके टेन्योर में ही हमें टेररिज्म, एक्सटर्नल और इंटरनल टेंशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वापस से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है जून 2018. एंड BJP जब अपना सपोर्ट हटाती है तो 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया जाता है बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. एंड ये स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज़ में कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी है. ये लिविंग एग्जाम्पल्स है प्लूरल सोसाइटी इन इंडिया के. Not only are there diversities of all kinds, जहाँ पे religious, cultural, linguistic, ethnic और tribal, but there are also divergent political and developmental aspirations which have been sought to achieve by the latest act. And this was all for this topic. मतलब हमने इस टॉपिक में काफ़ी लीडर्स के नाम और उनके जो है टाइम पीरियड देखे हैं, which makes this topic a little confusing. So इस confusion को दूर करने के लिए you have to watch the second part of the video, जो कि चैनल पर होगा. एंड उस सेकंड पार्ट में हम बेसिकली एंटायर जिस्ट, मतलब जो भी इस टॉपिक में है उसको एक स्टोरी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोट्स. सो मेक श्योर यू डू वॉच दैट पार्ट ऑल्सो. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. एंड थर्ड पार्ट में हम फाइनली क्विक रिविजन करेंगे.